अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार की राजनीति की पूरे देश में इस वक्त चर्चा है और ख़ास तौर पर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिहार की चुनाव, बिहार की राजनीति, बिहार के मुद्दे, बिहार के मामलों की ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। घर घर चौराहे चौराहे पर सिर्फ बिहार की राजनीति और वहाँ के चुनाव की चर्चा हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बिहार पर एक और डिबेट की जाए। आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो अब तीनों घोषणा पत्र सार्वजनिक हो चुके हैं। जो तीनों बड़ी पार्टियां वहां पर या गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, सारे बड़े दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और कल से अखिलेश यादव भी बिहार के दौरे पर हैं। हालांकि उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगले 2 दिन वो बिहार में जनसभाएं करने वाले हैं महागठबंधन के पक्ष में। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, बिहार में महागठबंधन, एनडीए और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, तीनों के घोषणा पत्र अब सामने आ चुके हैं। इस बार बिहार में वादों की बहार है और हर पॉलिटिकल पार्टी या हर गठबंधन ने जनता से एक से बढ़कर एक वादे किए। बहनों भाइयों, अगर तीनों के घोषणा पत्र के कॉमन बिंदुओं को उठा लिया जाए या तीनों में किसी की भी सरकार बन जाए, एनडीए की, गठबंधन की या जनसुराज की व्यवस्था बन जाए, अगर ये अपने वायदे पूरे कर दें तो मैं आपसे दावा करता हूं कि बिहार तरक्की की उच्चतम पायदान पर होगा। लेकिन इसमें लगा हुआ है अगर ये पूरा कर दें तो, क्योंकि जिस तरह के वायदे नौकरियों को लेकर, पलायन को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किए गए हैं, वैसे दावे और वैसे वादे अगर सच में पूरे कर दिए जाएं तो बहने भाइयों, किसी भी बिहारी को 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की नौकरी के लिए अपना घर बार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये वायदे हैं। हम पिछले 25-30 साल की राजनीति से में जितनी भी सरकारें आई, हमने सबके कामकाज को देखा। लेकिन बिहार में अभी भी जो गरीबी, जो गुर्बत और जिस तरह से पलायन हो रहा है, ये सिर्फ औद्योगिकरण न होने की वजह से। अगर उद्योग धंधे होते तो बहनों भाइयों, किसी भी क्षेत्र में माहौल बदलता है। और दुनिया के किसी कोने का आप इतिहास देख लें, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के किसी देश ने अगर तरक्की की है तो सिर्फ एक फैक्टर रहा है, औद्योगिक क्रांति। तो जब बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी तभी बिहार में सर्वांगीण परिवर्तन होगा और सर्वांगीण विकास होगा। अब ये देखना है कि कौन है जो औद्योगिक क्रांति लेके आ सकता है। जब उद्योग आता है बहनों भाइयों तो पैसे आते हैं, और जब समृद्धि आती है तो लोगों के आचार विचार, इन सब में, समाज में, पीढ़ियों में, रहन सहन में, जीवन शैली में, सब में बहुत परिवर्तन आता है। तो बिहार को अगर कुछ चाहिए तो समृद्धि, सम्मान, सुरक्षा, ये किससे आएगी? औद्योगिक क्रांति से आएगी। तो वो कौन दल और गठबंधन है जो बिहार में औद्योगिक क्रांति लाएगा? जो ये क्रांति लाएगा वही बिहार की किस्मत बदलेगा। अब मूल प्रश्न ये है कि हम सब इतनी बातें कर रहे हैं, इशूज़ को भी समझ रहे हैं, गठबंधन हो या फिर पार्टियां अपने घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं, वायदे भी कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार की मालिक है, बिहार की जनता, वो क्या चाहती है? क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे यहाँ जनता ही मालिक है। अगर बिहार की जनता ने उसी पैटर्न को तय कर रखा है जिस पैटर्न पर वो वोट करते आए हैं, तो उसी पैटर्न में चीज़ें चलेंगी। और अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तय कर रखा है, कुछ असाधारण सोच रखा है, तो बहनों भाइयों फिर बहुत बड़े बदलाव की बात होगी। तो वास्तव में बिहार क्या चाहता है और इनके वायदों का जाल कितना बड़ा है? 20 साल से ये जो वायदे अब तक हो रहे हैं, जब तक 5-6 चुनावों में हुए हैं, उन वायदों की परिणति क्या है? आज हम इसकी समग्र मीमांसा इस डिबेट में करने वाले हैं। आप कुछ पहले बयान सुन लें। इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। सबसे पहले है 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, रोजगार प्रदान करना, कौशल विकास करना और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के माध्यम से के रूप में स्थापित करना। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र
लाना चाहिए। 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती है और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ये देख भी रहा है कि आरजेडी का या एनडीए का, जदयू का क्या संकल्प पत्र है या क्या घोषणा पत्र है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देवकीनंदन मिश्रा बहुत ही जाने माने पत्रकार, मनोज लाल मनु जी मेरे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, और आरजू खान राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। तो समीर जी, आज आपकी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। लंबे समय से आप लोग भी सत्ता में रहे हैं, सत्ता के हिस्सेदार रहे हैं। इन घोषणा पत्रों में आपने क्या ऐसा अलग दिया है? देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने हमारे नेता घोषणा पत्र के जारी करते समय जो बातें कहे हैं उनको आपने थोड़ा सा दिखाया, अंश दिखाया भी है, बाकी प्रतिक्रिया भी दिखाया है। निश्चित रूप से हम एक जागरूक और जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम जब चुनाव में जाते हैं तो अपनी घोषणा पत्र को जारी करते हैं। हम घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र कहते हैं कि हमने संकल्प लिया है कि हम चुनाव में सरकार बनाएंगे तो हम ये चीज़ें पूरा करेंगे। पहले भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जहाँ भी सरकार बनाई है वहाँ हमने अपने संकल्प पत्र को पूरा किया है और जवाबदेही के साथ अगले चुनाव में जाने से पहले हमने उस पर कहा है कि हमने इतनी संकल्प लिए थे और हमने इतना पूरा किया, हम जवाबदेही देते हैं। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, आप देखेंगे कि बिहार के संकल्प पत्र में जब हम संकल्प पत्र जारी करते हैं तो भौतिक विकास ही नहीं, सांस्कृतिक विकास की भी बात करते हैं, भौतिक विकास की बात करते हैं। जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें चाहे युवाओं की बात करेंगे, महिला की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे आप, और एक्सप्रेसवे की बात करेंगे, एयरपोर्ट मेट्रो की बात करेंगे, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु राम के साथ माता जानकी का नाम सब लोग स्मरण करते हैं और माता जानकी का जन्म स्थान है ब्रजेश जी। तो हमने दोनों भौतिक और सांस्कृतिक विकास की बात कही है और उसको हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी ने पूरा किया है। चाहे वो 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने की बात रही हो। 1 करोड़ जॉब देंगे? निश्चित रूप से हमने कहा है कि रोजगार और नौकरी हम 1 करोड़ लोगों को देंगे। हमने उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है ब्रजेश जी। हमने 8.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है उत्तर प्रदेश में। हम कह रहे हैं कि हम जब संकल्प पत्र लेते हैं, संकल्प पत्र जनता के बीच में देते हैं, कहते हैं, तो हम उसको पूरा करते हैं। और लेकिन आप तो मजाक उड़ा रहे थे कि जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो हर घर को 1 सरकारी नौकरी देंगे, तब आप कह रहे थे पैसे कहाँ से आएंगे। अब आप 1 करोड़ नौकरियां देंगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा? नहीं, संशोधन करिए ब्रजेश जी। हमें लगता है कि तेजस्वी की तरह गलती कहीं यहाँ भी ना हो जाए। तेजस्वी जी तो जानते ही नहीं है कि नौकरी और रोजगार क्या होता है। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिया, 8.5 लाख सरकारी नौकरी दी। सरकारी नौकरी अलग है और रोजगार अलग है। ओके, तो आप 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां नहीं देंगे? रोजगार और नौकरी दोनों देंगे। जैसा हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्टार जैसे होता है ना, कंडीशन अप्लाई। नहीं ब्रजेश जी, आप इसमें भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। अरे साफ साफ वो कह रहे थे जॉब्स है। नहीं, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दोनों देंगे। रोजगार भी नौकरी ही होती है जिससे लोगों के यानी 1 करोड़ नौकरी नहीं देंगे, बढ़ाया जा सके। मैं साफ कह रहा हूं, आप उस पर बार बार इस बात को कह रहे हैं। मैं जनता के लिए क्लैरिटी चाहता हूं। मैं कह रहा हूं 1 करोड़ जॉब नहीं। प्रदेश में हमने कहा था
हम 2 करोड़ रोजगार दिए और 8.5 लाख सरकारी नौकरी दी। और जो तेजस्वी यादव ने कहा था, वो बिहार नहीं पूरे देश का कोई भी आदमी उनके उस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बिहार भी नहीं स्वीकार है। हमने महिलाओं की बात कही, हमने किसानों की बात कही, हमने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही। तो मैं थोड़ा सा माननीय रोकना प्रधानमंत्री चाहता हूँ। जी 1 करोड़ नौकरियां नहीं, बल्कि 1 करोड़ आप रोजगार देंगे। नहीं, उसको कैटेगराइज करिए ब्रजेश जी। हमने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार। नौकरियां नहीं, कितनी आप हैं? हमको एक चीज बताएं, आप इसमें रोजगार नौकरी कितनी नहीं, है? रोजगार और नौकरी में आप किस बहुत श्रेणी में- फर्क है। रोजगार नहीं, हम अपनी रेहड़ी नहीं, पटरी लगा लेंगे। नहीं, रोजगार नौकरी को है आप- कि हम रोजगार मासिक से क्या तनख्वाह पे करते काम हैं? करते हैं। नहीं, रोजगार से क्या करते हैं? पैसा नहीं आप कमाते? नौकरी देंगे कि नहीं, ये नहीं, बताइए। पैसा नहीं कमाते क्या? तो रोजगार को आप नौकरी मानोगे? नहीं, हमने क्या कहा आपसे, रोजगार भी देंगे, नौकरी भी देंगे। दूसरा, हमने महिलाओं के उत्थान की बात कही, हमने शिक्षा की बात कही, हमने स्वास्थ्य की बात कही। हम प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमने अभी वहाँ मखाना बोर्ड बनाया। हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। हम 6,000 की जगह 9,000 रुपए आगे उनको देंगे। हमने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 10-10 हजार रुपए उनको सहायता के रूप में दिया। ये जो लखपति दीदी है, ये भी वो 1 करोड़ में शामिल हैं? ब्रजेश जी, हम बिहार का विकास चाहते हैं। हम बिहार के लोगों की तरक्की चाहते हैं। हम बिहार के लोगों का उत्थान चाहते हैं। हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। एक्सप्रेसवे से रोजगार नहीं आपने आएगा। एक बार भी नहीं कहा कि आप बिहार में कोई औद्योगिक क्रांति लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे। हमारे घोषणा पत्र में है ब्रजेश जी। 100 आप कहिए कि MSME औद्योगिक क्रांति होगी। 100 MSME और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात हमने घोषणा पत्र में कहा है ब्रजेश जी। 100 इंडस्ट्री लगाएंगे, MSME इंडस्ट्री और 10 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही है। पार्क मतलब फैक्ट्री लगेगी ना? बिल्कुल लगेगी। हर जिले में 10 नए औद्योगिक पार्क हम बनाएंगे और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग लगाएंगे। हम 50,000 से अधिक डिफेंस कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं। महिलाओं को रोजगार योजनाओं से महिलाओं को 2 लाख तक हम उनको सहायता थैंक यू देने सर, जा रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद 1 सर। करोड़ महिलाओं को हम लखपति Thank दीदी you, sir. बनाने जा रहे हैं। मत्स्य पालकों के लिए काम करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के स्वास्थ्य और सर, चिकित्सा के क्षेत्र में वो है, हम बड़ा अभी काम कर रहे हैं। सेकंड राउंड में करने बाकी जा बात रख लीजिएगा। मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता आरजू खान को आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना सब अगर बीजेपी और एनडीए ने वायदा कर लिया है, तब तो इतना सुन के आपको बेहोशी आ रही होगी, चक्कर आ रहे होंगे। ब्रजेश मिश्रा जी, आपके साथ साथ जितने भी पैनलिस्ट हों उनको मेरा सलाम नमस्कार। सबसे पहले देखिए, आज देश की पूरी जनता जानती है और बिहार प्रदेश की भी आवाम जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब जुमला होता है, छलावा होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं उसके पुख्ता आपको एविडेंस दे दूंगा। और वो एविडेंस किस तरीके से दूंगा? देश के प्रधानमंत्री ऐसे पहले वाहिद प्रधानमंत्री हैं जो लाल किले से जो जो चीजें कही वो चीज जमीन पर नहीं उतरी, इम्प्लांट नहीं हो चुका। अब मैं बताता हूं कैसे। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। उन्होंने कहा कि बहुत हो गई महंगाई की बात, अब की बात मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम बिहार प्रदेश में देख लीजिए, गैस के दाम बिहार प्रदेश में देख लीजिए। स्टार्टअप नहीं हुआ आज तक, एक भी मेट्रो आज तक अभी भी स्मार्ट सिटीज नहीं बना। उन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, 11 सालों से सत्ता में है, बुलेट ट्रेन नहीं चली। उन्होंने कहा था स्विस बैंक से काला धन लेके आएंगे 15-15 लाख रुपए। मुझे लगता है कि पूरे आप बिहार- लोकसभा पूरे- चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप बार बार मोदी 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 और नहीं, राष्ट्रीय नहीं, मुद्दे सर, उठा रहे हैं। सर, क्या बिहार ब्रजेश के जी, मुद्दे आरजू खान कम ब्रजेश पड़ जी, गए हैं? ब्रजेश जो जी, आरजेडी ब्रजेश जी। को, मेरे सवाल हो जाने दीजिए सर। मैं उतनी देर से देख रहा हूं, अपने बिहार का एक भी लोकल मुद्दा नहीं उठाया। मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। मैं पहले इनके जुमले गिना दूं, बड़ी लंबी सी फहरिस्त है, थोड़ा सा मैं सुना रहा हूं। वो सारे कुछ नहीं हुए तो इस देश की, इस बिहार प्रदेश की जनता कैसे जान जाए कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग कह रहे हैं, वो सही है। पहले तो इन्होंने कहा एमएसपी, बिहार में एमएसपी लाएंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाएंगे। मैं कहता हूं देश का पूरा, उसमें बिहार भी सबसे ज्यादा तादाद में था। जो 3 काले कानून आपने संसद के पटल पे पास किया, प्रोटेस्ट हुआ, 700 जाने गई, लेकिन आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पूरे देश वालों को नहीं मिला, उसमें बिहार भी है। आपने कहा शिक्षा की बात करेंगे, बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे लेट आपको सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन का।
5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल बाद मिलता है आपको सर्टिफिकेट। और इतना भी नहीं, उससे ज्यादा मैं आपको बता दूं कितने लोगों के सर्टिफिकेट भी नहीं मिल जाते हैं, जिंदगी भर वो पढ़ाई करते अच्छा, हैं आज लेकिन आपने उनका सुना जो सर्टिफिकेट अभी उनके पास नहीं समीर होता है। सिंह बीजेपी के प्रवक्ता गिना रहे थे, बिहार में औद्योगिक क्रांति होगी, 100 एमएसएमई इंडस्ट्री, हर जिले में 10 नए औद्योगिक पार्क, हर जिले में 10 औद्योगिक जी, पार्क, जी, 50,000 आपने सही कुटीर कहा। उद्योग मैंने सुना। और डिफेंस कॉरिडोर। जी, आपने एकदम सही कहा। भारतीय जनता पार्टी भी इज कह इट रही थी। पॉसिबल इन बिहार? मैं क्योंकि गृह मंत्री नहीं, जी तो कह गए बिहार में जमीन ही नहीं है। देखिए ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो चीजें सबसे खुली हैं। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट आज तक क्यों नहीं लगा, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। और ये बताइए टेक्सटाइल पार्क्स 10 आए थे बिहार प्रदेश में, जिसके गिरिराज सिंह जी मंत्री हैं, वो टेक्सटाइल पार्क्स दूसरे स्टेट में चले गए। इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेह कौन है? कौन देगा आखिर इसकी जवाबदेही? आज तक आपने बंद पड़ी चीनी मिली, जूट मिल तक नहीं खुलवाए जो हमारे शासन में थे। 2015 में आए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मोतिहारी में कहा था, मोतिहारी का चिल्ला दीजिए वीडियो क्लिप, उन्होंने कहा कि मैं जब अगले बार आऊंगा 2015 के बाद तो मोतिहारी की बंद पड़ी चीनी मिल के चीनी का चाय पी के जाऊंगा। 2025 तक आज तक वो चीनी मिल नहीं खुला। उन्होंने नवादा तिलैया रेलखंड को 2019 में चालू करवाने की बात की थी, आज तक नवादा तिलैया रेलखंड चालू नहीं हुआ। जिस बजट की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बिहार ऐसा पहला वाहिद स्टेट है जहां हाई स्कूल तक जाते जाते बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है। पूरे देश में पहला राज्य है। ये इतिहास है इनका, ये इनका इतिहास है। तो ये क्या आप जब करेंगे? अपना घोषणा पत्र देखते हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का घोषणा पत्र देखते हैं तो बीजेपी ने आपसे कहीं ज्यादा बढ़कर दावे किए। बस एक जगह वो पीछे है, नौकरी वाले मामले में, उस पर भी थोड़ा उन्होंने कैटेगरी कर दी है। समीर सिंह ने अभी मुझे बताया 1 करोड़ नौकरियां नहीं है, 1 करोड़ नौकरी प्लस रोजगार है। दो चीजें इसमें जो है ना, आप अलग कैसे अलग घर घर नौकरी दे पाओगे? आपके पास क्या मैं- फार्मूला है? पैसा कहां से आएगा? जी मैं बताता हूं आपको। 20 सालों से शासन सत्ता में रहने के बाद अगर ये 2025 से 30 के अंदर ये 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिहार की जनता इस 20 सालों के एनडीए समर्थित सरकार पे कैसे यकीन करेगी? वो जानती है ये जुमले हैं, ये छलावा है। थैंक यू वो सर। सब लोग जानते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मनोज लाल मनु जी मेरे साथ मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं और पहले भी हमारे साथ कई कार्यक्रमों का हिस्सा रह चुके हैं। मनु जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आज का घोषणा पत्र किस तरह का पैगाम लेकर आया? हालांकि मैंने देखा कि आपके नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज थी और घोषणा पत्र को लेकर जितना समय देना चाहिए था वो समय देने के बजाय 2-3 मिनट में मामला निपटा दिया गया। इतनी मायूसी के साथ घोषणा पत्र क्यों सर? नमस्कार ब्रजेश जी, आवाज जा रही है? बहुत अच्छी आ रही है। हाँ नमस्कार प्रणाम ब्रजेश जी। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई आपके सवालों को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो समय नहीं दिए उद्घाटन का या इसका उसका, तो देखिए सभी नेताओं का कार्यक्रम पहले से तय था। बाहर में सभी के हेलीकॉप्टर लगे हुए थे जाने का। इसके लिए उपस्थित होकर उन्होंने संकल्प, किसी नाम का प्रण नहीं हमने लिया है, हमने बिहार के एनडीए का संकल्प लिया है और वो संकल्प वहां लाकर और फिर जो सारे लोग थे वो लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में चले गए। अब देख लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा संकल्प है, आप पिछले साल का कोई अगर संकल्प हो आपके नजर में, वो आप हमें बताएं या विपक्षी दल बताएं कि पिछले साल आपने ये संकल्प लिया था, इस तरह की बात की थी जिस पर कोई काम नहीं हुआ। आपसे तो कौन मैं वाला मान पूछा सकता जाए, हूं। बीजेपी के साथ वाला या लालू जी की पार्टी वाला या फिर बीजेपी वाला? मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं। मैंने गूगल से पूछा, उसने मना कर दिया बताने से। 2020 का ही आप ले असल लीजिए में ना, इतना क्या घुमा देते हो, क्या मालूम ही नहीं किसका वाला लागू करना है। 2020 का ही आप ले लीजिए, उसमें कोई संकल्प लिया गया हो, घोषणा पत्र में कोई बात कही गई हो और उस पर यह सरकार अमल नहीं की हुई है तो हम मान सकते हैं। जी देखिए, आज भी इस चीज को स्पष्ट रूप से कहा गया
कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये हमने नहीं कहा कि सरकारी नौकरी हम देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ तो सरकारी नौकरी के पद ही नहीं है बिहार में, तो हम कहां से दे सकते हैं। अब उनको पता नहीं कहां से 2 करोड़ की 3 करोड़ घर हैं, हर घर के एक लोग देंगे। आप कहीं टोटल जगह का मंगवा लीजिए तो 40 से 50 लाख के बीच में जो पद खाली हैं उसको भी आप जोड़ दीजिए। पैसा कहां से आएगा उसको आप छोड़ दीजिए, जो पद खाली है अगर उसको भी आप जोड़ देते हैं जी। जो संविदा पर होता है या जिस पर होता है, तो भी वो 40 से 50 लाख का ऊपर नहीं टपकाता है। अब एक परिवार के सदस्य को देंगे 3 करोड़ के लगभग में परिवार हैं, कम ही कर दीजिए, 2.5 करोड़ घर है तो अच्छा, आप मुझसे कह रहे थे कि मुझे याद दिलाइए कि 2020 में मैंने क्या कहा था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा था कि पलायन की समस्या रुकेगी और बिहार प्रदेश में फैक्ट्रियां आएंगी, उद्योग धंधे लगेंगे। तो मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 वो बड़ी फैक्ट्रियों के नाम बता दें, वो कहाँ लगी है। देखिए 5 बड़ी फैक्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हमने प्लांट, बोटलिंग प्लांट लगाया बरौनी में। हमने वहां पर वह जूट का जो है वो लगाया। हमने रीगा चीनी मिल जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, पूरे कोर्ट में मामला चल रहा था, उसको खत्म करके लगवाया। हमने बीटा में सबसे बड़े ये क्या कहते हैं एवं साइकिल की फैक्ट्री लगवाया, ये हमने लगवाया, ये कोई दूसरी सरकार ने नहीं लगवाया। अब आप पलायन की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, तो आप हमको बताइए कि आज जो 4 शहरों में जो मेट्रो शुरू है उसमें जो काम कर रहे हैं वो कहीं इटली से आए हैं क्या? वो कहीं लखनऊ से आके काम कर रहे हैं क्या? वो सब बिहार के ही लोग वहां काम कर रहे हैं। इतने एक्सप्रेस 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद आपकी पार्टी अगर ये कहे कि हम बिहार में पलायन नहीं रोक पाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे भी इस स्थिति को संभाल पाएंगे। 20 साल का वक्त मनु जी छोटा मोटा नहीं होता। 2 दशक व्यवस्था को बदलने के लिए 2 दशक पर्याप्त से भी अधिक है। नहीं ब्रजेश जी, हमने बहुत रोकने का काम किया, हमने बहुत रोकने का काम किया। आप खुद पता लगा लीजिए, जितने भी हमारे चीनी मिल, जूट मिल थे, सबको कोर्ट कचहरी के मामला में उलझा दिया गया हुआ था। हमने कई बड़े अरे नए लगा देते, झंझट खत्म किया है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, सिर्फ एक संकल्प ले लो और कुछ संकल्प मत लो। औद्योगिक क्रांति करेंगे, उद्योग धंधे हर जगह लगाएंगे, जितनी छूट, जितनी सब्सिडी, जितना जीएसटी माफी, सब कुछ देके बिजली फ्री, सिंचाई फ्री, जमीन फ्री, आओ बिहार में उद्योग लगाओ। कि आप अपने यहाँ इतने प्रतिशत लोग, बिहार के लोग को आप नौकरी देंगे जी। अपलायन पहले से अच्छा, एक सवाल और है, और इसका एक सवाल और है। 10 दिन के भीतर बिहार की जनता करेगी। ओके, अगर हमारा काम एक सवाल और पूछना चाहता हूं सर। सवाल ये है, 24 घंटे के अंदर 9 मर्डर, किसके जंगल राज की कहानी सुनाना चाहते हैं आप? नहीं, 24 घंटे के 9 मर्डर, तो जो मर्डर जो हुआ है उसमें 1-2 को छोड़ के बाकी लोग तो सब महंत थे क्या? अरे ये जो के पुजारी 9 मर्डर होने को आप क्या जस्टिफाई करते हो? सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए ब्रजेश जी। आपस में इन लोगों का रहा, आप मोकामा की बात कर रहे हैं, मोकामा में जिनके खिलाफ ये आज जा रहे हैं वो तो 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक आरजेडी के कब्जे में थे। वो तो उस समय वो जो थे तो बहुत अच्छे हो गए थे, आज आए हैं। कौन किसके साथ है ये महत्वपूर्ण नहीं है मनु जी, महत्वपूर्ण इस बात का है कि सिर्फ मोकामा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 24 घंटे में बिहार में 9 मर्डर हो रहे हैं। कुछ तो नैतिक जिम्मेदारी आप लेंगे अपनी। एकदम हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, जो भी अपराध। तो अगर उनका जंगल राज है तो ये कौन सा मंगल राज है? उसके अपराधी आपको 48 घंटे के भीतर ब्रजेश जी सामने आएंगे। और जिसने भी मोकामा के अंदर किया है इस तरह की घटना, चाहे वो हमारे ही दल के आदमी क्यों नहीं हो, उनको गिरफ्तार। आपकी पार्टी के प्रत्याशी अनंत सिंह पर नामजद FIR पुलिस में दर्ज है।
सर नामजद एफआईआर आप कहाँ अरेस्ट किया? कर देते हैं। धन्यवाद। नहीं, नहीं, अच्छा, नाम- सेकंड राउंड में आप नाम बाकी जब बात रख लीजिएगा। FIR मैंने आपको पर सबसे करने ज्यादा से नहीं समय होता दिया। है। आप थोड़ा रूलिंग सा पार्टी के, इसलिए मैंने आपको पुलिस सर्वाधिक जांच समय कर दिया। रही है। बहुत शुक्रिया अगर सर, उनका धन्यवाद सर। सही में नाम होगा मैं तो उदयवीर वो जी को गिरफ्तार आमंत्रित करता हूं। अखिलेश जी, आधिकारिक रूप से क्या अगले 2 दिन वहां प्रचार करेंगे? 2 दिन नहीं, लगातार लगातार करेंगे? जब तक कितनी सभाएं कर रहे हैं? हमारे और सहयोगी आपकी क्या दिलचस्पी है बिहार में? बिहार के हमारे साथ सहयोगी दल जितनी हमसे मदद चाहेंगे उतनी हम मदद करेंगे, उतना टाइम माननीय अखिलेश जी देंगे। ये तो वैचारिक हमारा समन्वय है। इंडिया गठबंधन के हम मजबूत हिस्सा हैं, वो हमारे साथी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे विकृत और समाज को बांटने काटने और का जो चेहरा है, वो उत्तर प्रदेश नहीं देखा है। और उत्तर प्रदेश के नेता भी वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं। जंगल राज, सरेआम इलेक्शन में हथियारों को लेके हत्या हो रही है। जिसने की है वो मुख्यमंत्री का पुराना, मतलब लगातार उनके बयान, मुख्यमंत्री के उनके, हम कभी अलग नहीं हुए। इस घटना से पहले ही पत्रकारों को लगातार दावे किए गए कि अगर आपको मार देंगे तो सरकार क्या कर लेगी, ऐसा वीडियो ये चल तो रहा कहा है। था एक, हाँ, किसी और उस हत्या के बाद, एफआईआर होने के बाद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। इससे ज़्यादा अंधा कानून और एक तरफा अपराधियों को संरक्षण देने का कोई एग्जाम्पल आपको मिलता है क्या? चुनाव में भी नहीं कर रहे तो चुनाव के बाद इनसे क्या आशा करते हैं? देखिए, अच्छा, इस बार इशूज क्या मानते हैं आप? बिहार में किन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा? किसान, नौजवान, बेरोजगारी, लगातार लंबे समय से चल रही केंद्र की मदद से चलने वाली सरकार के बावजूद, केंद्रीय मंत्रियों के वहाँ से होने के बाद अपने विभागों का में भी कोई काम नहीं होना। बिहार से जो जो वादे किए गए, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के मामले रहे हों, चाहे विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले रहे हों, कोई काम नहीं हुआ। चुनाव से पहले देखिए, सिर्फ एक काम, इनका संकल्प पत्र का कोई मायने नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं हम तो चुनाव से पहले बताते हैं कि हमने संकल्प पत्र में क्या क्या अचीव किया। तो आज कहाँ है वाइट पेपर? एक वाइट पेपर भी तो देना चाहिए था कि पिछले संकल्प का पत्र का इतना इतना हमने पूरा कर दिया और आगे इतना करेंगे। ये सिर्फ एक काम पे लगे हैं। हर राज्य में इतना सीख गए हैं कि कहीं से जनता को जेब काट के तरह तरह से पैसा इकट्ठा करके चुनाव के 3 दिन पहले कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा डाल दो। पंचामृत गारंटी एक दी है, पंचामृत। सुनिए, मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश में आप अपनी कार का आज अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के ऐप पे जाके देखिए, 20 आपके चालान मिलेंगे मेरी गाड़ी के, हर गाड़ी के। मैंने आज अपने चेक किए, 26 मिले। कहाँ? अरे रुक जाओ, मुख्यमंत्री तब तो चौराहा, अभी check मुख्यमंत्री चौराहा, 10 ये तो नब्बे के डरवाने बीच का में। काम मत करो। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। स्टाम्प, लखनऊ में स्टाम्प के रेट 125 और 150 गुना बढ़े हैं जी। बिजली मीटर, सबको तो शिक्षा और बिजली और उसकी फ्री देने की बात हो रही है। 7,000 रुपये मीटर का चार्ज लगाया गया है सीधा। अच्छा, बिहार पे लौटिए। तो ये बिहार में लगातार आप एक भी नहीं, सीट ये- पे चुनाव नहीं लड़े? ये हर जगह- कम से कम उपस्थिति के लिए सही एक लड़ लेते। नहीं, उपस्थिति है हमारी। जब हम सहयोगी दल हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हम उनके उम्मीदवारों को, हम तो यूपी इसके में भी पहले यही तो कहते हैं। लड़ते थे वहां चुनाव। नहीं, हम पिछले चुनाव में भी हमने मदद की थी उनकी, और वो अच्छा लड़े थे। थोड़ा चोरी चंगारी से बेचारे नहीं आ पाए। मुझे भरोसा है Thank you, तेजस्वी यादव ने थोड़े से कार्यकाल में जो रोजगार दिया, उससे बिहार के लोगों को ये आशा जगी है कि ये नौजवान है, काम करना चाहता है। और जरूरत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को और राज्य की सरकार को मौका मिला है। और देवकीनंदन सबको मिश्रा, पता है, सुनिए जी। एक मिनट, सबको पता है कि नीतीश कुमार जी का काम पूरा हो गया है। उनका केवल चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता दल यू को 3 बीजेपी से किराए पे गए जनता दल में नेता चला रहे हैं और मनमाफिक तरीके से जनता दल का यू का इस्तेमाल होकर देवकीनंदन खत्म मिश्रा किया जा बहुत रहा ही है। जाने माने वरिष्ठ राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत। तो मुझे बताइए, बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में चुनाव चल रहा है। 6 तारीख और 11 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इन सब की बात सुन के क्या लग रहा है? देखिए, इन सब की बात तो अच्छी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा। बिहार में मैं करीब 1 हफ्ते था बिहार में। अभी दीपावली के 1 दिन पहले मैं लौटा हूँ। बिहार का इलेक्शन, इस बार का जो इलेक्शन हो रहा है, थोड़ा अलग तरीके का इलेक्शन है। हालांकि 2020 में भी इलेक्शन इसी तरह का था, लेकिन इस बार एकदम अलग हो गया है। मैं जो वहाँ पर मैंने जो पाया, वो एक तरफा, एक तरीके से अगर मैं कहूँ
तो बात गलत नहीं होगी कि एक तरफा जैसा मामला है। उसकी 2-3 वजहें हैं। दरअसल नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल, इसमें 17 महीने कम कर दीजिए, 17-18 महीने के आसपास, इससे लोग जिस तरीके की डिलीवरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। और डिलीवरी क्यों नहीं हो पाई? नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी है और वहाँ पर जैसे रोजगार का वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल में उस तरीके का रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाए जैसा उनको करना चाहिए था। लेकिन इसी बीच जब वो आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं और 1,65,000 लोगों को नौकरी एक साथ दी जाती है तो इसका एक इम्पैक्ट लोगों के भीतर गया। हालांकि चीफ मिनिस्टर कौन थे? नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार इसको भुना नहीं पाए। इसको भुनाया किसने? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने। तो जो तेजस्वी यादव ने जो इसको भुनाया उससे एक यूथ में भरोसा जगा। और बिहार एक ऐसा स्टेट है, उत्तर प्रदेश से थोड़ा अलग नज़र रखता है। वहाँ पर जो यूथ है, जो बच्चा है, इंटर में जैसे ही पहुँचता है वो ये सोचता है कि हमको तैयारी करनी है और सरकारी नौकरी में जाना है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर है। तो वो आज की तारीख में मैंने वहाँ पाया कि पटना में करीब 15 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं। उनमें से इंटर पास करने वाले लोग भी हैं, ग्रेजुएशन करने वाले लोग भी हैं, जॉब्स की तैयारी, सरकारी नौकरी की। पहले तो सिपाही की तैयारी करते हैं जो इंटरमीडिएट के पास के बाद, फिर उसके बाद बीपीएससी की करते हैं, फिर जो सेंट्रल में जॉब आती है उसकी तैयारी करते हैं। मतलब वहाँ जॉब एक तरीके का उसको लेकर के बच्चे बहुत कीन हैं कि मतलब मुझे जॉब चाहिए। तो जो 1,65,000 जो नौकरी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने दिया उसका जो क्रेडिट था वो तेजस्वी यादव ले गए। हालांकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार को क्रेडिट गया नहीं। तो उधर जाएगा सरकार उनकी थी। जीरो क्यों नहीं गया? उसकी वजह यह है क्योंकि नीतीश कुमार ने जो पहले का कार्यकाल उनका था इतना लंबा, उसमें वो कुछ कर नहीं पाए। अच्छा, वैसे भी आज की तारीख में नीतीश कुमार की जो हरकतें हैं आप देखते होंगे मंच पर, अब उसको लेकर के मुझे क्या कहना, सब लोगों ने तो ठीक है, अब तो बढ़िया चल रहा है। अरे अभी एक जो प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी को जैसे वो देखते हैं तुरंत उसको माला गले में डाल देते हैं। तो इसको क्या कहा जाए? तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां का बेरोजगारी है। बेरोजगारी के बाद जो दूसरा जो मुद्दा है वो है जाति। और जातिगत जो टिकट वितरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी में, उसमें आरजेडी ने ज्यादा अच्छा टिकट का डिवीजन किया है। ज्यादा अच्छा टिकट, मैं एक सीट का नाम उदाहरण देके बताना चाहता हूं। एक पटना साहिब लोकसभा के भीतर पटना शहर की सीट है बांकीपुर से नितिन नवीन बहुत लंबे समय से एमएलए हैं, करीब 15-16 साल उनके पिताजी थे। उसके बाद बीजेपी से हैं। कांग्रेस वहां लड़ती रहती थी। एक बार वहां से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे यश सिन्हा भी लड़े थे, लेकिन चुनाव हार रही थी, कांग्रेस लगातार हार रही थी। इस बार आरजेडी ने वहां क्या किया, वहां यह बात फैलाई गई थी कि वहां पर कायस्थ वोट ज्यादा है। इस बार आरजेडी ने उसका कराया होगा, सर्वे कराया होगा, पता कराया, तो वहां पता चला कि यहां बनिया वोट ज्यादा है। उसने एक रेखा गुप्ता नाम की कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। रेखा गुप्ता इससे पहले मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। अब रेखा गुप्ता के आने के बाद जो बीजेपी का भी वोटर था, जैसे व्यापारी वर्ग को माना जाता है कि वो बीजेपी का वोटर है, वो पूरी तरीके से आरजेडी की तरफ खिसक गया। तो अब वो सीट, आप ये गठबंधन का पर्सपेक्टिव ज्यादा मानते हैं बिहार के चुनाव में बजाय एनडीए के? नहीं, बिल्कुल गठबंधन का प्रोस्पेक्टिव ज्यादा है। उसकी 2-3, एक तो रोजगार है ही है, इसके अलावा यह है कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 20 साल बहुत लंबा समय होता है। और मोदी जी का भी 11 साल हो गया। किशोर पर कुछ चर्चा हो रही है या फिर सिर्फ मीडिया में चर्चा? प्रशांत किशोर तो अगर वो ब्राह्मण नहीं होते, मैं ये बात कह रहा हूं, अगर वो ब्राह्मण नहीं होते तो ये चुनाव प्रशांत किशोर का था। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, अगर वो 2.5% वाले में भी होते, जो मल्लाह का बेटा तेजस्वी यादव के साथ है, इतने तो ब्राह्मण होंगे 2.5-3%। उन्होंने गलती करी। देखिए, वो स्ट्रेटजिस्ट हैं, मैं भी स्ट्रेटजिस्ट हूं। उन्होंने एक चूक करी, उन्होंने पहले अपने जाति पर फोकस नहीं किया। अगर उन्होंने ब्राह्मणों पर फोकस किया होता तो जो भी 3-4-5% लोग हैं उनमें से अगर वो 2%, तो आपके मुताबिक वो आउट ऑफ रेस हैं? आउट ऑफ रेस नहीं है, लेकिन उनको अच्छा वोट मिलेगा और सिंगल डिजिट के आसपास मुझे लगता है कि उनकी सीटें भी रहनी चाहिए। मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था। उन्होंने जानते क्या कहा था? हाँ, या तो मेरी 10 सीट आएगी, हाँ, और या 150। नहीं, मैं जो 10 वाली बात कही है, मैंने सिंगल डिजिट कहा है, वो 9-10 सीट के आसपास। वीरेंद्र जी भी आ गए। मेरा ऐसा मानना है कि इतनी ही सीटें आएंगी। उसकी वजह है,
लेकिन प्रशांत किशोर बीजेपी और एनडीए गठबंधन को ज़्यादा डेंट कर रहे हैं। और एक पॉइंट और मैं रखूंगा, बीजेपी के लिए वहाँ मुश्किल क्या है? बीजेपी की मुश्किल ये है कि उसके जितने बड़े नेता हैं वो सब दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं। चाहे दिलीप जायसवाल हो, वो भी दूसरी पार्टी से आए, जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी आरजेडी से आए। तो बीजेपी की समस्या यह है कि दूसरे दलों के नेता उनके पार्टी में आए। अरे ऐसे तो बहुत ना, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। थैंक यू सर, ये भरोसा नहीं हो रहा। धन्यवाद। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा है। वीरेंद्र जी, क्या माहौल लगा? और अब तो तीनों के घोषणा पत्र सामने हैं, जनता क्या इन वायदों पर, इन पॉलिसीज के प्रोग्राम्स के आधार पर वोट कर रही है, या फिर पैटर्न वही पुराना वाला? देखिए, घोषणा पत्र में नौकरियों का मुद्दा तो अहम है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग रोजगार चाहते हैं और लोगों को जेब में पैसे आए, इसके लिए भी वो कोशिश करते हैं। सरकार नौकरी अगर देगी, जिसकी बनेगी, तो लोग लेंगे, उसको वोट देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है। 20 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है। चेहरा देखते देखते थक जाते हैं, लोग भाषण सुनते सुनते थक जाते हैं। और नीतीश कुमार के साथ अगर कोई नुकसानदायक बात है तो यही बात है कि एक आदमी को 20 साल से सुनते सुनते लोग वही चीज़ जानते जानते थक गए होंगे। बाकी उनके ऊपर सीधा भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। उनके ऊपर स्वास्थ्य के संबंधी आरोप जरूर लगते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से वो बचे हुए हैं। ये एक सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है तो उसने उस राज्य का पिछड़ापन दूर क्यों नहीं किया, उसने उस राज्य की गरीबी दूर क्यों नहीं की, और घोषणा पत्र में वो बहारों की बौछार क्यों कर रहे हैं। ब्रजेश जी, हमने एक नारा सुना था कि हर घर नल, लेकिन हर घर नौकरी पहली बार सुना। हर घर जल से नल और हर घर नौकरी दोनों से एक साथ आने वाली है, और बिहार में यह चमत्कार होने वाला है। गरीबों को मुफ्त शिक्षा, महिलाओं को 2 लाख और 10 रुपया में भोजन, सीता की रसोई का। तो 10 रुपया में भोजन अगर भरपेट मिले दोनों टाइम तो ये अच्छी चीज़ होगी। लेकिन बिहार में पलायन रुकना चाहिए। बिहार में उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। और बिहारी को जो संबोधन पूरे देश में मिलता है वो इसी कारण मिलता है कि वो गरीब हैं, वो मजदूर हैं, वो बाहर काम करने जाते हैं और उनको उतना सम्मान नहीं मिलता। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सारी बड़ी संस्थाएं बिहार में रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। पब्लिक इन घोषणा पत्रों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती, लेकिन अपने फायदे की चीज़ देखती है कि सिलेंडर कितना मुफ्त मिलेगा, बिजली कितनी मुफ्त मिलेगी, और कैश कितना है, और नौकरी कितनी, इतने देखती है। उसके बाद फिर अपने जात का कैंडिडेट देखती है। वैसे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को आप उस तरह से देख सकते हैं जैसे स्कूल में कहा जाए कि बस्ता फ्री, पढ़ाई फ्री, कापी किताब फ्री, जूता मोजा फ्री, और बाद में फीस में इतना जम के ले लियो कि सारी फ्री वाली निकल जाए इधर से। तो उसी तरह से है घोषणा पत्र। फिलहाल बकरों को हमारे यहाँ कहा जाता है बकरे जैसे हलाल करने से पहले खिलाए पिलाए, तो इसे वोटर के साथ ये लोग करते हैं। नेताओं की बात का बहुत भरोसा नहीं रह गया है। और एक तरह से ये कहा जाए कि नीतीश लालू दो खड़े किसके लागू पाएं, और सोच समझ के वोट दो, गलती अब की बार ना दोहराए। तो ये गलती दोहराए नहीं, जनता अपना फैसला करे। एक आपको छोटी सी बात सुनाऊं कि एक बार डकैतों ने कवि सम्मेलन कराया और कवियों ने अच्छा खूब गाया पिया, उसके बाद उनको खिलाया, पैसा दिया, फूल माला चढ़ाई और कवियों को विदा कर दिया। आरजू खान जी सुनिएगा जी। और रास्ते में फिर उन्हीं डकैतों ने कवियों को घेर लिया और जो सम्मान और माल मत्रा दिए रहे वो सब मार मार के वापस ले लिया। तो कवियों ने कहा कि अगर हमको मारना पीटना लूटना ही था तो कवि सम्मेलन क्यों कराया। तो बोले कि देखो, मनोरंजन करना भी हमारा फर्ज है और डकैती जो हमारा मूल पेशा है
उसको भी करना हमारा फर्ज है। तो हम अपने फर्ज से बंधे हुए हैं, इसलिए तुमको कंक्लूड करिए। समझ तो गए बस आप वही जो कहना चाह रहे हैं। तो सुनिएगा, ये घोषणा पत्र को आप उससे मत जोड़िएगा जी नहीं, कि बिल्कुल पहले नहीं हम जोड़ेंगे। ये देंगे, वो तो बाद फर्ज में है, रास्ता करना ही में है वो आके तो। लूट लें। हाँ, क्यों जोड़ेंगे हम लोग, क्यों जोड़ेंगे, फर्ज है वो। तो बिहार बड़े विद्वानों की धरती रही है। सुनिएगा कि कितने सारे लोग वहां पर रहे हैं। बिहार का महिमा मंडन कि चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, महावीर की तपस्या हूँ, बुद्ध का अवतार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ, और जनक की नगरी हूँ, माँ गंगा का श्रृंगार हूँ, चंद्रगुप्त का साहस हूँ, अशोक की तलवार हूँ, और बिंदुसार का शासन हूँ, मगध का आकार हूँ, हाँ मैं बिहार हूँ। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। इसमें दिए गए सीमित समय पर सभी प्रवक्ताओं से आग्रह है कि अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, तो ये पार्टी और गठबंधन से अब ये कन्फर्म है कि चाहे आप सबसे बड़ा दल के रूप में उभरें या जनता दल यूनाइटेड उभरे, ये कन्फर्म्ड है कि नीतीश कुमार ही फिर आपके चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हैं? निश्चित रूप से इसकी घोषणा माननीय अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे एनडीए के साथियों ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो जाए। इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मैं इसमें समय भी नहीं गंवाना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि अभी मैं अपने पत्रकार साथी हमारे बड़े भाई की तरह हैं देवकी नंदन जी को सुना, समाजवादी पार्टी के आरोपों को भी सुना। आप लोग हाँ, आरजू जी को सुना। हमें लगता है कि आरजू खान साहब बिहार से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर होता तो इस तरह की बातें वो न करते। ब्रजेश जी, मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हमें लगता है कि लघु बिहार गोरखपुर में रहता है। इसको देवकी नंदन जी भी महसूस करेंगे। लगभग 10 जिले ऐसे हैं बिहार के जो गोरखपुर में लोग निवास करते हैं, बड़ी आबादी है। पलायन क्यों हुआ था? पलायन लालू जी की सरकार में हुआ था। माफिया राज, गुंडा और बिजली न होना, स्वास्थ्य की सुविधाएं न होना, पढ़ाई न होना, वो लोग माइग्रेट करके बड़े पैमाने पर गोरखपुर में बसे हैं। 4-5 जनप्रतिनिधियों के परिवार गोरखपुर में रहते हैं। ब्रजेश जी, मैं नाम भी बता दूंगा। उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनकी बहुत बड़ी आबादी बिहार की गोरखपुर में आती है। आप कभी इधर, हमको लगता है बिहार से नाता नहीं है। अभी देवकी नंदन जी गए हैं, मैं भी पिछले दिनों गया था। एक हमारे गोरखपुर के रहने वाले, वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, उनकी बेटी की शादी। आप गया से पटना जाइए ब्रजेश जी, आप बक्सर से गया जाइए, आप कभी गोरखपुर से समस्तीपुर जाइए, नरकटियागंज जाइए, आप माता सीता का दर्शन करने जाइए, आप मुजफ्फरपुर जाइए, आप पश्चिम बंगाल जाइए, आप पटना होते हुए भी आप बाबा बैजनाथ जाके दर्शन करने जाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। जो सड़कें गड्ढे में थी, आज वो सड़कें एक्सप्रेसवे बन गई हैं। ब्रजेश जी, ये देवकी जी हमें लगता है जहाज से जा रहे हैं। नहीं, कौन जहाज से जाता है ये मैं नहीं कहता, लेकिन मैं गिना रहा हूं। एक बार जाएं ये लोग। मैं सड़कों से चलता हूं ब्रजेश जी, इनसे बोलिए सड़क से चला करें। सीवान जाइए, आप छपरा जाइए, आप पटना के बाहर निकलिए, आप गंगा जी के स्वरूप को देखेंगे, वहां पुलों की श्रृंखला देखेंगे, वहां रात को लाइट जलती हुई देखेंगे। आरजू खान प्लीज वेट। जब आप 20 सेकंड बचे आपके पास। राबड़ी देवी के राज में थैंक यू सर, शाम होते महिलाएं नहीं निकलती थी। आज 10-11 बजे रात तक गंगा जी के किनारे महिलाएं टहलने जाती हैं और घूमने जाती हैं। गुंडा राज नहीं है बिहार के अंदर। बिहार के अंदर लोग सम्मान से जीवन जी रहे हैं। बिहार विकास कर रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है, आगे भी तरक्की करेगा। और हमने विकास किया। मखाना बोर्ड हमने बनाया। सर बोल चुके, मखाना बोर्ड हमने बनाया। आगे ये जिस तरह के बिहार, एक सेकंड सर, हम स्कूल कॉलेज हम बना रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए आरजू जी, 5,000 करोड़ रुपए हम स्कूलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए दे रहे हैं। आरजू खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, विकास की जो बिहार जातिवाद समीर सिंह को अपने नजर से दिख रहा है, नहीं करती है, वो आपको अपनी नजर से क्यों नहीं दिख रहा है? मुख्यमंत्री आरजू खान जी, आपकी जमानत जब्त होगी। जो बिहार समीर सिंह की नजर से दिख रहा है, वो आपकी नजर से आपको क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए, इनके पास चश्मा ही अलग है तो कैसे दिखेगा, नजरिया ही अलग है तो कैसे दिखेगा। अब मैं बिहार सरकार और भारत सरकार को मैं कोट कर देता हूं।
और अगर नहीं, अगर उसके बिहार बाद एक सेकंड एक सेकंड सर 120 सेकंड है आपके पास सर 120 सेकंड है एक सेकंड समीर सिंह अगर सर थोड़ा समय कम है सबको बोलना है सर एक सेकंड रुक जाए सर उनको बोलने दें उनको बोलने दें उनको बोलने दें आप रुक जाए एक सेकंड रुक जाए आप प्लीज रुकें आप प्लीज रुकें आप उनको बोलने दें आप बीच में ना बोलें आप थोड़ा सा रुक जाए संयम बरतें थोड़ा संयम बरतें बोलने तो दीजिए उनको 120 सेकंड 120 सेकंड वार कर सकता हूं मैं जुमलेबाजों की सरकार पे। आपके पास 120 सेकंड है आप बोलें सर अपनी बात रखें आप सर अरे ये तो चुप हो जाएंगे ना। सुन तो लो आपका झूठ इनके मुंह में थोड़ी थोड़ा ओके चाहिए। एक सेकंड शांत रहें सर बेहतर होगा। बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए चलाते इन थे निकम्मों के मुंह में शुगर मिल थोड़ा कैसे सर एक लगेगी सेकंड भाई? एक सेकंड यहाँ आगे ये क्या उनको बात करने कैसे लगेगी? डिबेट बढ़ाने दो सर डिबेट तेजस्वी बढ़ाने यादव Thank you, sir. वसूली करते थे तेजस्वी यादव सर एक सेकंड रुक जाओ उनके वापिस साले आओ वसूली वापिस आओ करते थे, सर उनके धन्यवाद बहनोई सर एक वसूली सेकंड रुक करते जाओ थे, आप प्लीज वसूली रुको करती थी, आप उनके प्लीज भाई रुको वसूली ओके करते ऑल राइट थे। आरजू खान शुरू हो वसूली कौन करता जाइए था? आरजू खान बोलिए आप कौन एक सेकंड व्यापारी सर जाएगा? सर एक सेकंड रुक गुंडा जाओ राज एक में सेकंड कोई रुको जाएगा व्यापारी? सर एक सेकंड रुको आप अरे आरजू खान गुंडा बोलिए राज के पोषक अब ये अनंत सिंह कौन है जरा सर बताओ एक सेकंड रुक जाओ कौन है? नहीं। डिबेट बढ़ाने आप बढ़ाने दो बताओ रुक ना, जाओ आपका आप मुख्यमंत्री रुक जाओ होता सर है। आप रुक जाओ सर हाँ आप आरजू खान बोलिए आप गुंडा है गुंडा आप बोलिए गुंडा सर राज की बातें करता है आप एक सेकंड रुक जाओ सर मेरे आग्रह है रुक जाओ कौन सी बात आप है? शांत हो जाओ आप तेजस्वी यादव सर अच्छा क्या समीर सिंह का जानते माइक बंद कर दीजिए अगर ये शांत इनका माइक बंद कर दीजिए ओके आरजू खान शुरू बोलिए नहीं आप बीच में मत बोलिए बीच में मत बोलिए बीच में मत बोलिए सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे मैं लगातार निवेदन कर रहा हूँ आप शांत हो जाए ओके ओके आप बोले सर आप बोलिए सर आप बोलिए तुम्हारा ये क्या चैनल तरीका है? ओके एक ये क्या सेकंड तरीका है इनका? सर एक सेकंड रुक ये क्या जाओ तरीका है इनका? बात अरे करो। सर मुझे डिबेट बढ़ाने दो सर एक सेकंड शांत हो जाओ दोनों लोग शांत हो जाओ एक सेकंड शांत एक सेकंड शांत हो जाओ सर आप लोग शांत हो जाओ समय सीमित समय है सीमित समय है सर सीमित समय है मुझे डिबेट आगे बढ़ाएंगे सर एक सेकंड शांत रहे ओके ओके आरजू खान आप अपनी बात रखें आरजू खान बोलिए जाइए पलायन की बात ये कर रहे हैं ई श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ पलायन है जो ई श्रम पोर्टल में भारत सरकार का डेटा है नहीं पढ़ने आए तो मुंह पे क्या मार। फालतू की बातें मुंह पे करते मत हो दीजिएगा। बिहार के अरे लोगों ने ई श्रम स्वाभिमान पोर्टल जगाया है अरे चुप रहो। बिहार के अरे लोगों ने पलायन सम्मान करता। दिया है अरे पलायन बिहार के करता। लोगों ने पूरी दुनिया में झंडा गाड़ा है तुम उसको मुझे पलायन कहते हो बालिका से शर्मानी निकाल चाहिए करवाया तुमको है। मुझे शर्मानी बालिका चाहिए से तुमको निकाल बिहार करवाया के है। लोगों ने पूरी बच्चियों के दुनिया में साथ झंडा जो गाड़ा है है। बिहार के बस लोगों एक ने सेकंड पूरी एक सेकंड दुनिया में रुक झंडा जाओ गाड़ा एक है सेकंड सर एक बिहार सेकंड के एक सेकंड रुक जाओ देश के अंदर एक अपना सेकंड स्वाभिमान एक सेकंड रुक जाओ तुम उसको पलायन कहते हो 20 सेकंड रुक तुम जाओ उसको 20 पलायन सेकंड रुक कहते हो जाओ ये बदतमीजी नहीं 20 सेकंड रुक जाओ पलायन कहते हो बदतमीजी नहीं है ओके ऑल राइट दोनों लोग शांत अब आप बोलो आप बोलो आप बोलो बिहार के मुद्दों के बारे में आप बोलो सर चैनल चलवा दीजिए आप बोलिए बदतमीजी नहीं है हाँ एक सेकंड अरे मैं समझा ही तो सकता हूँ किसी का गला तो नहीं पकड़ सकता क्यों नहीं आप बोले आप बोले सर दूसरों का माइक हाँ बंद है सबके माइक आप ये कौन सा बोलो तरीका आप है? बोलो बिहार ये कौन सा तरीका है आप बोलिए सर आप बोलिए आप बोलिए सर सरकारी गुंडागर्दी नहीं है आपके पास मौका है बोलिए सर चैनलों को एक देते हैं इसलिए इनको नहीं रोक पाते ये गुंडा नहीं है क्या ये सरकारी गुंडागर्दी नहीं पहले है क्या? चरण में तो कितने शांत होकर आप सब विचार रख रहे हैं ये सरकारी ओके गुंडागर्दी एक नहीं है। सेकंड सर रुक जाओ मैं मुझे एक सेकंड तो टाइम दो आप सब लोग कृपया एक शांत हो जाओ आदमी- एक सेकंड सर आप भी शांत हो जाओ मैं अरे सबसे एक आग्रह आदमी करूंगा कि पूरी दिए गए गंदगी समय फैलाया में हुआ है। सब लोग और अपनी आप अपनी दूसरा बात फैला रहे हो भाई। रखो एक सेकंड रुक तीन जाओ करोड़ एक सेकंड सर रुक जाओ बढ़ाइए ऐसे प्रवक्ता को आप बोलो सर आप बोलो कैसे पलायन आप करते बोलो हो? सर आप बोलो एक सेकंड कौन बोलो से पलायन की लोगों को कौन सा डर है तुम्हारा पास लालू यादव के गुंडा राज में पलायन होता था आज एक सेकंड रुक जाओ शांत हो जाओ सब लोग आज पलायन नहीं हो रहा है शांत हो जाओ सर शांत हो जाओ सर शांत हो जाओ ओके सर आप बोलो एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा एक न्यूट्रल बोल लो एक सेकंड शांत हो जाओ सब लोग शांत हो जाओ शांत हो बलात्कार जाओ करवाते हो तुम अरे बलात्कार गलत जानते हो करेक्ट ओके वाले जय की नंदन वो तो जी RJD अब आप मुझे बताओ कि जिन पलायन के तुमने मुद्दों को मुजफ्फरपुर लेकर में बलात्कार करवाया मसले और उठे उसको हैं संबोधित क्या किया। पलायन एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि नहीं दुलाल चंद्र ओके धन्यवाद पलायन आरजू जी एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा शांत होने दो मुझे। अरे पलायन मुद्दा नहीं है एक सेकंड मुद्दा रुक जाओ। पहले ये है कि आप डिबेट करा हाँ सकते मैं हैं करा रहा हूँ सर एक क्या सेकंड करा रहे हैं? एक सेकंड शांत ये रहो बदतमीजी नहीं एक है। सेकंड रुक जाओ कोई आदमी आपके चैनल पे प्रोग्राम अरे मैं करके पूरा आता है, सबको आप समझा रहा बोलने नहीं देते उसे। हूँ आपको वो समझा आदमी रहा हूँ दूर उनको बैठा है, समझा रहा हूँ उनको उसकी समझा आवाज रहा यहाँ हूँ नहीं रही एक चैनल- सेकंड और शांत आवाज रहो बोलने नहीं एक देते। सेकंड शांत हो जाओ नहीं, कैसे शांत कूल हो डाउन जाए? कूल डाउन आप बेइज्जती कराते हो कूल ना डाउन लोगों कूल को। डाउन आप बोलो सर आप बोलो डिबेट में लोग अपने टाइम अरे पे बोलेंगे। आप मैं आपको भी समय दे रहा हूँ रुक जाओ
झगड़ा करने कोई फायदा नहीं है। भाजपा की सरकार ऐड देती है, एक सेकंड तो इसका प्रवक्ता सर, एक सेकंड, कोई किसी से बदतमीजी की कोई अनुमति नहीं। आप बोलो किसी को सर, बोलने नहीं आप देंगे। सर शांत की रहो। भाषा ओके। का इस्तेमाल मत आप बोले, करिए। आप बोलिए, बिल्कुल करेंगे। आप बोलिए ये सर। गुंडागर्दी है। आप सेकंड सर, एक सेकंड सर, शांत हो जाओ। सब लोग शांत हो जाओ, आप भी शांत हो जाओ। सर मुझे तो डिबेट रोकनी पड़ेगी अगर इस तरह करूं। सर बोलो सर, एक सेकंड सर रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। बदतमीजी की ओके। ठेकेदारी सपा ओके। और सर, आरजेडी आप के बिल्कुल पास शांत हो है, जाओ, हाँ। हमारे पास बोलो नहीं सर। है। देखिए क्या है, ओके, शांत हो जाओ सर, एक सेकंड। पलायन मुद्दा है कि आज नहीं? मनु जी का तो हमारे नंबर नहीं आ रहा। पलायन मुद्दा है कि नहीं? अभी छठ का त्योहार बीता है, जितनी भी सरकारें वहां बिहार में रही हैं, निश्चित तौर पर अगर डेवलपमेंट होता, जॉब्स होती, तो लोग पलायन क्यों करते? अगर वहां पर काम होता तो पलायन नहीं करते। जिस तरीके से ट्रेनों में इस बार मुद्दा बनेगा वो? बिल्कुल बनेगा। ट्रेनों में भर करके जिस तरीके से लोग आए हैं, लोग बाथरूम 8-8, 10-10 घंटे तक नहीं जा पाए हैं ट्रेनों में। वो छठ मुद्दा में। बनेगा। और हर साल छठ में ऐसा होता है। और ये मुद्दा जानते हैं क्यों बन रहा है? इस मुद्दा आज थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा समेट ले। मुद्दा इस वजह से बन रहा है क्योंकि इसको पहली बार प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही कि अगर आप वोट देंगे तो अगले चुनाव में क्या आपके बिहार में बेटे को पलायन का बाहर नहीं मुद्दा जाना बड़ा पड़ेगा। होगा? और यही या राजनीति फिर बिहार अपने पैटर्न पर वोट करेगा? सर एक सेकंड रुक जाओ। सरकार में हुआ। हाँ एक सेकंड रुक जाओ, आप बोलो सर। पलायन पर विषय पर आप एक सेकंड शांत हो जाओ। मखाना बोर्ड जब झूठी बोल रहा है, मखाना बोर्ड आपने बनाया, मखाने पे 5% जीएसटी, फाफड़ा जीएसटी फ्री, पक्षपात नहीं है बिहार के साथ क्या? आप बता रहे पुल देखिए, ये भी तो देखिए कितने पुल गिर गए, कितने पुल गिरे बिहार में इस सरकार में, दिल्ली और बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में। और नीतीश कुमार सबके स्वीकार्य मुख्यमंत्री हैं। संशय कितने पैदा किया था? जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो तो नेचुरल लीडर होना चाहिए था। हमने कहा था कि विधायक चुन के जाएंगे, फिर वो तय करेंगे कौन बनेगा। पर सब नीतीश से नहीं लड़ रहे हैं, सब कोई मोदी बीजेपी इन्हीं से लड़ रहा है। नीतीश से कोई नहीं लड़ रहा है। पूरा प्रदेश जान चुका कि नीतीश जी को निपटा दिया, उनकी पार्टी पे कब्जा कर लिया। 3 आदमी भाजपा के एजेंट बन के चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी की स्थिति कुछ बोलने समझने की नहीं है, इसलिए। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा, आप समय सबको बराबर दीजिए सर। सबको कोशिश यही होती है एक सीमा से ज्यादा डिस्टर्बेंस सर नहीं होता। मैं सबको समझा ही सकता हूं सर, चाहे किसी आपको भी समझा सकता हूँ। कोई आपको ऐड धन्यवाद सर। चाहे आपको कुछ करे। अरे आपसे भी मोहब्बत है सर, एक सीमा, आपका भी मोहब्बत है। मैं मनु जी को आमंत्रित करता हूं। आज उनका समय विचारों का सबने छीन लिया है। मनु जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई नीतीश जी इस बार के चुनाव में मुद्दा नहीं बन पा रहे हैं। कोई पार्टी हो वो मोदी जी के खिलाफ लड़ रही है या बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, पर नीतीश जी को लेकर इस बार कोई मुद्दा नहीं बन पाया। क्या ये जो रिटायरमेंट वाली बात है वो सही है क्या? नहीं ब्रजेश जी, आपकी बात को मैं 1 मिनट में समाप्त कर दूं। नीतीश जी के ऊपर न कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नीतीश जी के ऊपर न किसी तरह की बात है, तो वो उनके खिलाफ कौन जाएंगे? कोई आदमी नहीं जाएंगे। नीतीश जी बिहार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनके चेहरे पर ही एनडीए हो, उसने लगातार जितने का काम किया है। एक बार हम महागठबंधन के भी साथ गए थे, उस समय भी चेहरा नीतीश जी ही था, और नीतीश जी के ऊपर धन्यवाद सर। कोई आदमी आरोप नहीं लगा सकता सर है। आप रुक जाओ सर, आज इसीलिए समय ये दीजिए। बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथि प्रवक्ताओं का बहुत शुक्रिया, और सबसे निवेदन है कि अपने अपने पक्ष में अगर बात रखेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जनता तक आपकी बातों को पहुंचा सकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे गैंग साहब मुकामा। एक छोटा सा ब्रेक।